26 नवंबर 2008 रात के करीब 8:10 अरब सागर की काली होती सतह, हवा में नमक, डर और एक अनजानी खामोशी तैर रही थी। दूर, बहुत दूर, एक छोटी सी नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस नाव पर बैठे लोग कोई आम मुसाफिर नहीं थे। उनकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। ये कहानी है 2008 मुंबई अटैक्स की, लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था। ये एक जख्म था जो आज भी भारत के दिल में जिंदा है। एक पाकिस्तान के कराची से निकली एक बोट जिसमें 10 आतंकवादी सवार थे। उन्होंने रास्ते में एक भारतीय मछुआरे की नाव कुबेर को हाईजैक किया। उस नाव के कप्तान अमर सिंह सोलंकी। कुछ घंटों बाद उनकी लाश उसी नाव पर मिली। समुद्र अब सिर्फ पानी नहीं था, वो एक साजिश का रास्ता बन चुका था। बॉम्बे, भारत की आर्थिक राजधानी, जहां जिंदगी कभी नहीं रुकती। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। होटल ताज में डिनर चल रहा था। सीएसटी स्टेशन पर भीड़ अपने घर जाने के लिए भाग रही थी। लियोपोल्ड कैफे में विदेशी पर्यटक बैठे थे। ओबेरॉय होटल में बिजनेस मीटिंग्स चल रही थीं। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। रात 9:20, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक। अचानक 2 लोग अंदर घुसते हैं, हाथ में AK-47, और फिर धड़ाम धड़ाम धड़ाम, गोलियों की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठती है। लोग भागने लगते हैं। कोई गिरता है, कोई चिल्लाता है, कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, लेकिन गोलियां रुकती नहीं। वो 2 आतंकवादी थे, अजमल कसाब और इस्माइल खान। कुछ ही मिनटों में सीएसटी स्टेशन खून से भर गया। मुंबई अब समझ चुका था कुछ बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। इसी दौरान कोलाबा की मशहूर लियोपोल्ड कैफे में लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर घुसते हैं 2 हथियारबंद लोग। बिना कुछ बोले गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। टेबल्स उलट जाती हैं, ग्लास टूट जाते हैं, और कुछ ही सेकंड में वो जगह एक खौफनाक मंजर बन जाती है। उसी समय मुंबई का सबसे आइकॉनिक होटल, ताज महल पैलेस होटल, आतंकवादी अंदर घुस चुके थे। उन्होंने मेहमानों को बंधक बनाया, जगह जगह आग लगा दी और होटल को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया। होटल के अंदर फंसे लोग फोन पर अपने परिवार से आखिरी बार बात कर रहे थे। मम्मी, अगर मैं वापस ना आऊं तो। ये शब्द उस रात कई घरों में हमेशा के लिए गूंज गए। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई, लेकिन सच ये था, वे इस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं थे। पुरानी राइफल्स, कम सुरक्षा और सामने पूरी ट्रेनिंग लिए हुए आतंकवादी। फिर भी कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े, बिना डरे। एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, इन तीनों ने आतंकवादियों का सामना किया, लेकिन एक घातक एम्बुश में तीनों शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी मुंबई कभी नहीं भूलेगा। सीएसटी से निकलने के बाद कसाब और इस्माइल ने पुलिस की गाड़ी छीन ली, लेकिन गिरगांव चौपाटी पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मुठभेड़ में इस्माइल मारा गया और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। यही वो पल था जब भारत को पहली बार सबूत मिला कि यह हमला बाहर से प्लान किया गया था। मुंबई अब सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक जंग का मैदान बन चुका था। हर तरफ सायरन, हर स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज, हर इंसान के दिल में एक ही सवाल,
ये सब कब खत्म होगा? ताज होटल के अंदर धुआं भर चुका था। गलियारों में आग की लपटें, कमरों में छिपे लोग और हर तरफ गोलियों की आवाज। आतंकवादी अब सिर्फ हमला नहीं कर रहे थे, वे एक एक कमरे में जाकर लोगों को ढूंढ रहे थे। फोन की घंटियां बज रही थीं। लोग अपने परिवार से आखिरी बार बात कर रहे थे। पापा, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम बस छुप जाओ। लेकिन सच ये था, बाहर कोई भी तुरंत मदद नहीं पहुंच पा रही थी। पूरा देश टीवी पर यह सब लाइव देख रहा था। हर चैनल, हर रिपोर्टर ताज होटल की जलती हुई तस्वीरें दिखा रहा था। लेकिन यही लाइव कवरेज आतंकवादियों के लिए भी मदद बन गया। पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स टीवी पर सब देख रहे थे और फोन पर उन्हें निर्देश दे रहे थे। ऊपर जाओ, उस कमरे में लोग छिपे हैं। मुंबई में चल रहा हमला असल में हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल हो रहा था। ताज के साथ साथ ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में भी आतंकवादी घुस चुके थे। यहां का माहौल अलग था, कम शोर लेकिन उतना ही खतरनाक। लोग अपने कमरों में छिपे थे, लाइट्स बंद, सांस तक रोककर। आतंकवादी एक एक दरवाजा खोल रहे थे, रूम सर्विस, और जैसे ही दरवाजा खुलता, गोलियां। कुछ ही घंटों में यह होटल भी मौत का घर बन चुका था। कोलाबा में एक और जगह, नरीमन हाउस, ये एक यहूदी केंद्र था। आतंकवादी यहां भी घुस गए और कई लोगों को बंधक बना लिया। अंदर डर, चीखें और खामोशी का अजीब मिश्रण था। बाहर सुरक्षा बल इंतजार कर रहे थे, लेकिन हर मिनट अंदर के लोगों के लिए भारी पड़ रहा था। मुंबई पुलिस लगातार लड़ रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी, उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स कमजोर थीं और ट्रेनिंग इस तरह के अटैक के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी वे पीछे नहीं हटे। हर गली में, हर मोड़ पर वे आतंकवादियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब वक्त था भारत के सबसे खतरनाक और ट्रेनिंग प्राप्त फोर्स का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दिल्ली से एनएसजी कमांडोज को तुरंत मुंबई भेजा गया, लेकिन एक समस्या थी, उन्हें मुंबई पहुंचने में समय लगा और हर मिनट आतंकवादी और नुकसान कर रहे थे। जैसे ही एनएसजी मुंबई पहुंची, एक ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक जंग थी जिसमें बंधकों को बचाना था, आतंकवादियों को खत्म करना था और शहर को वापस सुरक्षित बनाना था। एनएसजी कमांडोज ताज होटल के अंदर घुसते, अंधेरा, धुआं और हर कोने में छिपा खतरा। आतंकवादी होटल के नक्शे को अच्छी तरह जानते, वे जगह जगह छिपे हुए थे, ग्रेनेड इस्तेमाल कर रहे थे और अचानक हमला कर रहे थे। कमांडोज एक एक फ्लोर क्लियर कर रहे थे। हर कदम पर मौत सामने खड़ी थी। अंदर फंसे लोगों के लिए हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। कुछ लोग अलमारी में छिपे थे, बाथरूम में बंद थे या पर्दों के पीछे सांस रोके खड़े थे। कई लोगों को बचाया गया, लेकिन कई कभी वापस नहीं लौटे। एनएसजी ने ओबरॉय होटल में भी ऑपरेशन शुरू किया। कमरे दर कमरे वे आगे बढ़ते गए। आतंकवादियों को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बंधकों को बाहर निकाला और आतंकवादियों को मार गिराया। नरीमन हाउस में ऑपरेशन और भी मुश्किल था। एनएसजी कमांडोज ने एक अलग तरीका अपनाया, हेलीकॉप्टर से छत पर उतरना। यह एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन जरूरी भी। कमांडोज अंदर घुसे और वहां भी एक भीषण मुठभेड़ हुई। अब सिर्फ एक जगह बची थी, ताज होटल, जहां अभी भी आतंकवादी जिंदा थे। आग, धुआं और लगातार गोलियां। 72 घंटे बीत चुके थे। पूरा देश बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, अंत। मुंबई 3 दिन से जल रही थी, थक चुकी थी, टूट चुकी थी। लेकिन अब ताज होटल के अंदर
धुआं अभी भी उठ रहा था, दीवारें काली हो चुकी थीं और हर कदम पर खतरा था। एनएसजी कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता था आतंकवादी अब आखिरी हिस्सों में छिपे हैं। अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाका, फिर गोलियों की आवाज और फिर एक खामोशी। कुछ मिनटों बाद एक आवाज आई, टारगेट डाउन। ताज होटल आखिरकार आतंकवादियों से मुक्त हो चुका था। अंत करीब था। लगातार 60 घंटे से ज्यादा चली इस जंग के बाद ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सभी आतंकवादी मारे जा चुके थे, सिवाय एक के। वो एक नाम जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत बना, अजमल कसाब। उसे पहले ही गिरगांव चौपाटी पर जिंदा पकड़ लिया गया था और अब पूरी दुनिया की नजर उसी पर थी। जब कसाब से पूछताछ शुरू हुई तो एक एक करके पूरी साजिश सामने आने लगी। उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, हमले की हर डिटेल पहले से सिखाई गई थी। जीपीएस, सैटेलाइट फोन और मैप्स का इस्तेमाल किया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, हमले के दौरान आतंकवादी लगातार अपने हैंडलर से संपर्क में थे। जांच एजेंसियों ने कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जिसमें पाकिस्तान में बैठे लोग आतंकवादियों को निर्देश दे रहे थे, और लोगों को मारो, डरो मत, मीडिया देख रहा है। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक लाइव कंट्रोल्ड टेरर ऑपरेशन था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूरी दुनिया को पता चला ये हमला किसी एक शहर पर नहीं था। ये हमला भारत की छवि पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर और उसके आत्मविश्वास पर था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ा और उंगलियां सीधे पाकिस्तान की ओर उठीं। मुंबई की एक हाई सिक्योरिटी जेल में कसाब का ट्रायल शुरू हुआ। हर दिन कोर्ट में गवाह आते, सबूत पेश होते और उस रात की कहानी फिर से दोहराई जाती। पूरा देश टीवी पर यह सब देख रहा था। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया, फांसी। 21 नवंबर 2012 एक शांत सुबह यरवादा जेल, अजमल कसाब को फांसी दे दी गई। उसके साथ ही एक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन दर्द अभी भी बाकी था। इस हमले में 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन आंकड़े कभी असली दर्द नहीं दिखा सकते। हर संख्या के पीछे एक परिवार था, एक कहानी थी, एक सपना था जो उस रात हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस रात कई लोग आगे आए, पुलिस वाले, होटल स्टाफ, कमांडोज, आम नागरिक, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया। उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन उनकी बहादुरी हमेशा जिंदा रहेगी। हमले के कुछ दिन बाद मुंबई फिर से चलने लगी, ट्रेनें फिर से दौड़ी, होटल फिर से खुले, लोग वापस काम पर गए, क्योंकि मुंबई रुकती नहीं। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक चेतावनी है और एक वादा है कि हम भूलेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, और अगर कोई फिर कोशिश करेगा तो भारत जवाब देना जानता है।